हेलो माय फेवरेट पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आ गई हूँ पढ़ाई की टंकी पर आप लोगों के लिए लेकर मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी पार्ट 2। और आई नो यू मस्ट बी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स बिगिन। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। जो यार ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है। पहली ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, दूसरी डे टू डे ऑब्जर्वेशन। अब यार जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है उसको हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं डे टू डे ऑब्जर्वेशन क्या होती है। तुम समझ ही गए होगे वैसे, पर एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तुम मुझे पढ़ाते हुए ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर मुझे देख रहे हो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तुम ये नोटिस कर रहे हो कि मैं अपने एक पढ़ाई के सेशन में कितनी बार ठीक है बोलती हूँ, या फिर मेरी स्लाइड्स को नोटिस कर रहे हो कि मैं कौन सा फॉन्ट यूज़ करती हूँ, मैं कौन से कलर ज़्यादा तक प्रेफर करती हूँ, या फिर मैं कौन सी थीम्स यूज़ करती हूँ अपनी स्लाइड्स की प्रिपरेशन में, या फिर मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन किस हिसाब से, या फिर मैं किस टाइप की एग्जाम्पल्स देती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई एक डे टू डे ऑब्जर्वेशन में। मैं तुम्हारे कमेंट से स्क्रॉल करते हुए ये देख रही हूँ कि कौन सा बच्चा कौन से टाइप का कमेंट कर रहा है। सो दैट्स माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम समझेंगे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ना बहुत ही सिस्टमैटिक होती है, उसके प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं, वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला सिलेक्शन। वहाँ पर ना सोचो एक बात अब कि यार कोई भी रिसर्चर या फिर साइकोलॉजिस्ट जो होगा जिसको कोई मेथड, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, अब यार वो चलते फिरते राह फिरते कोई भी बिहेवियर तो वो नोटिस नहीं करेगा ना। मतलब अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं जो वो नोटिस करेगा। तो वो फिर क्या करेगा, एक प्रॉब्लम, एक ऐसा बिहेवियर वो पहले चूज करेगा, सिलेक्ट करेगा, फिर उसके बारे में आगे रिसर्च करेगा, आगे उसको ऑब्जर्व करेगा। अब फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर कल उठ के बोलता है मुझे बच्चों का बिहेवियर नोटिस करना है। अब उसमें उसने डिसाइड करा मेरे को स्टूडेंट्स का बिहेवियर नोटिस करना है। फिर उसने बोला कि मेरे को स्टूडेंट्स का रेगुलरिटी ऑफ सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स देखना है। मतलब स्टूडेंट्स के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं ना कि वो टीचर को कितना परेशान करते हैं, कैसे कैसे परेशान करते हैं। ठीक है, लेकिन अब रिसर्चर ने सोचा नहीं भाई, मुझे तो यही देखना है कि बच्चों की कितनी रेगुलरिटी है व्हेन इट कम्स टू सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स। ठीक है, अब आ गए हम दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप हमने सिलेक्शन का पूरा कर लिया, अब आए हम दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में रिसर्चर जो है वो रिकॉर्ड करता है ऑब्जर्वेशन। अब वो रिकॉर्डिंग अलग अलग मीन से हो सकती है कि वो बच्चों का बिहेवियर एक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, जब आपकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है तब ऑब्वियसली यही मेथड यूज होता है। ठीक है, या फिर जब कोई ऐसा बहुत लंबा प्रोसेस है, किसी एक इंसान को पूरे काफ़ी देर के लिए हमें ऑब्जर्व करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही ऑब्जर्व करना है, तब हम क्या करते हैं, कैमरे का हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उस रूम में हमने CCTV कैमराज लगा दिए, या फिर एक साइड से कोई बंदा खिड़की में से छुप के शूटिंग कर रहा है। ज़रूरी नहीं है खिड़की में से छुप के ही कर रहा हो, शूटिंग कर रहा है बेसिकली। और आप एक पेन पेपर के थ्रू भी जा सकते हो। जैसे आप उस रिसर्चर को बच्चों की हैबिट्स नोट करनी है व्हेन इट कम्स टू सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स, तो वो एक पेन पेपर पे लिखेगा जो भी उसने अपना ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली जो आपने ऑब्जर्व करा ना, जबकि ऑब्जर्वेशन निकल के आई, दैट्स कॉल्ड डेटा। ठीक है, हेयर वी रेफर इट टू एज डेटा। अब वो जो डेटा हमारे पास आया, अब हम उसको एनालाइज कराएंगे। ठीक है भैया, अब वो बंदा जब एनालाइज करने बैठा उसे, तो उसने देखा कि जो बच्चे क्लास में ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं वो अपने असाइनमेंट्स भी रेगुलरली सबमिट करते हैं, बट जो क्लास में ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते वो एक मतलब अपने 10 असाइनमेंट्स में से सिर्फ 8 ही करते हैं, है ना। तो उसने अलग अलग तरह की ऑब्जर्वेशंस बना ली, फिर उसको एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू उसने
अपने डेटा को एनालाइज करवाया और उससे फिर उसने एक थ्योरी भी डिराइव कर ली। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एक रियल लाइफ सेटिंग में होती है। वहाँ पर हम कोई भी एफर्ट नहीं डालते टू कंट्रोल और मैनिपुलेट द सेटिंग्स। लेकिन एक कंट्रोल्ड सेटिंग क्या होती है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वहाँ पर होती है कंट्रोल्ड सेटिंग जहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करा हुआ है। जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम वो कंट्रोल्ड सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है ये होती है एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जहाँ पर हम एक ऑब्जर्वर को दूर से नोटिस कर रहे हैं, मतलब उस एक्टिविटी में जो कि ऑब्जर्व हो रही है हम उसमें शामिल नहीं होते, हम दूर से ही वो नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब यार देखो, अब वो एक स्कूल में भी हो सकता है कि एक रिसर्चर आया बच्चों को नोटिस करने, है ना, या फिर एक रिसर्चर ने बोला कि यार मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं बच्चों को नोटिस करूं, लेकिन हाँ मुझे उनके बिहेवियर को स्टडी करना है। तो उसने क्या करा, कैमराज लगा दिए सीसीटीवी रूम में, कैमरा लगा दिए, सीसीटीवी कैमराज लगा दिए क्लासरूम में। ठीक है। तो अब वो बैठकर वहाँ पर जब भी उसका फ्री हो रहा है वो देख रहा है कि अच्छा बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हैं, बच्चा कैसे बिहेव नहीं कर रहे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। अब यहाँ पर ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा जो कि ऑब्जर्व हो रहा है, या फिर उस एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। अब फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हो एक वॉलीबॉल मैच, ठीक है, और आपको अभी ये नहीं पता, मतलब आपकी राइवलरी टीम को ये नहीं पता कि आप उनकी अगेंस्ट वाली टीम में हो। ठीक है। तो अब आप उस ग्रुप में गए, सब मेंबर्स के साथ ना एक अच्छे से दोस्ती करी और 2-3 लोगों को आप पहले से जानते भी थे। ठीक है। मतलब एक बेसिकली हाय हेलो करके सबसे दोस्ती कर ली, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वगैरह क्रिएट कर ली और लोगों को लगा हाँ ये तो अपने बंदा है, कहाँ बात इधर उधर करेगा। तो ग्रुप ने बता दिया कि हमारी गेम जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है। तो अब उसने सबको ऑब्जर्व करा कि कोई क्या कैसे कर रहा है, कोई क्या कैसे कर रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी सुनी और वो अपने ग्रुप में आके बता दी। खैर ये तो एक ना थोड़ा सा बिगड़े हुआ एग्जाम्पल हो गया। एक साइंटिफिकली, एक साइकोलॉजी में हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज़ कब करते हैं, बेसिकली आपको ये नोटिस करना है कि एक बच्चा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कैसी बातें शेयर करता है एक दूसरे से। ठीक है। तो आप उस ग्रुप में गए, उस ग्रुप के फ्रेंड्स बन गए एंड देन यू ट्राई टू मेक सम रैपो विद इट एंड हैव अ अंडरस्टैंडिंग विद दोज पीपल, और फिर वो लोग आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे एंड यू गेट टू नो अ मच क्लियरर आइडिया कि एक बच्चा या फिर एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से किस तरह की बातें करता है। ठीक है। अब यार देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो क्या है, वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। अब यार आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यार आपके मन में कभी कभार ये आता है कि आप अगर कोई एक 1970 की सोच वाला इंसान है जिसको लगता है विमेन आर इन्फीरियर देन मैन, आई नो मैं एग्जाम्पल बहुत बार दे चुकी हूँ। तो अब वो एक लड़की को शॉर्ट स्कर्ट पहनते हुए जाके देख रहा है तो उसको लगेगा ना दैट शी इज़ डूइंग रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसकी सोच वैसी है ना, तो वो उस लड़की को गलत वे में देख रहा है ना। लेकिन अब यार वो लड़की तो कुछ गलत नहीं कर रही ना, है ना, कपड़े पहनना उसकी अपनी चॉइस एंड शी इज जस्ट मेकिंग यूज ऑफ दैट चॉइस दैट हैज़ बीन गिवन टू हर। तो यही चीज़ होती है। अब ऑब्जर्वेशन मेथड में भी ये बायस आ सकता है, चाहे कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कोई चीज़ सही क्यों ना कर रहा हो, बट अगर हमारे लिए ऑब्जर्वर के लिए वो चीज़ गलत है तो वो उसको एज अ रॉन्ग थिंग ही इंटरप्रेट करेगा। ठीक है। इसीलिए ऑब्जर्वर को बिहेवियर
रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको वो बिहेवियर इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब हम एक बार दोबारा से चलते हैं पीछे वाली स्लाइड में। देखो, अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वहाँ पर लोगों को पता होता है दैट वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, है ना। तो वहाँ पर एक चेंज ऑफ बिहेवियर हम देख सकते हैं। अब यार फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप एक पार्टी में गए, आपके फ्रेंड्स भी है वहाँ पर, आपका क्रश भी है वहाँ पर, ठीक है। तो यार आप अपनी हैबिट्स ना वहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर लोगे, चाहे आप घर में कितना भी मैनरलेस तरीके से क्यों ना खाते हो, लेकिन वहाँ पर अपनी क्रश के सामने या फिर अपने क्रश के सामने यू विल बी लाइक द मोस्ट एडिक्वेटेड पर्सन एवर, है ना। बिल्कुल सारे एटिकेट्स के साथ और सारे मैनर के साथ आप खाना खाओगे वहाँ पर। मतलब जहाँ पर आप नॉर्मल स्पून भी यूज़ नहीं करते थे, वहाँ पर आप छुरी कांटा दोनों यूज़ करोगे, फोक और योर नाइफ, है ना। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। या फिर आप घर पे बहुत सारा खाना खाते हो, वहाँ पर जाके आप कम कम खाना खाओगे टू शो कि आई एम अ वेरी फिट पर्सन, आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ रियली वेल, है ना। अगर आप किसी को इम्प्रेस भी करते हो तब भी आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है दैट जो सामने वाला बंदा है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है ना। आप किसी को इम्प्रेस भी तो तभी करते हो जब सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, ठीक है। जबकि वो इस स्टेट में, वो क्या, हाँ वो बंदा मुझसे इम्प्रेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अगर वो बंदा आपके ग्रुप का पार्ट ही बन गया, ठीक है, तो आप उसके सामने इतना अनकंफर्टेबल नहीं होगे। या फिर इसी केस में देख लो ना, अगर वो बंदा आपकी सारी आदतें जानता है कि आप घर में कैसे रहते हो, घर में कैसे खाते हो, तो उसके लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड के साथ जो आपके घर में आता जाता रहता है, आपसे बहुत मिलना जुलना है, आप उसके सामने तो ऐसे अलग तरीके से नहीं खाओगे, अलग तरीके से नहीं बैठोगे, राइट। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड पर। उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ अ वेरिएबल। अब देखो, कोई भी स्टिम्युलस या फिर कोई इवेंट, स्टिम्युलस को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इट वुड बी एक कॉज, और इवेंट हो गया एक इफेक्ट, ठीक है, जो कि हुआ, विच वेरीज अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। वो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। ए वेरिएबल है, हमने उसको डी सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है। तो अब उस डी सिचुएशन में आने से उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, या फिर वो सी सिचुएशन में कुछ और था और डी सिचुएशन में जब हमने उसको डाला तो एक चेंज आ गया, ठीक है। और वो चेंज हम समझ सकते हैं, जो डी सिचुएशन में वैल्यू आई या फिर जो चेंज आया, हम उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वो हो गया हमारा एक वेरिएबल। अब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझते हैं कि यार ये किस नाम की भला है। एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि यार अगर ये चीज़ हुई तो इसका पीछे का कॉज क्या था, और अगर ये चीज़ हुई इस कॉज की वजह से तो इसका इफेक्ट क्या आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, और वेरिएबल्स इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। हमेशा याद रखना एक बात, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा ना वो एक कंट्रोल्ड सेटिंग में होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम इतने तो स्मार्ट हो ही, है ना। एक एक्सपेरिमेंट में दो सेट्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं या फिर इवेंट्स कह सकते हो। अब एक हुआ हमारा कॉज विच इज़ बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड। भाई देखो, कॉज के हिसाब से ही इफेक्ट आएगा। अगर कॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कॉज ए है तो इफेक्ट भी ए डैश आएगा। एज अ एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉज हमारा है ए, तो जो हमारा इफेक्ट आएगा वो ए डैश आया। लेकिन अगर हमने चेंज कर दिया उसको, कॉज को हमने कॉज बी कर दिया, तो इफेक्ट में भी फ़र्क आएगा। तो बेसिकली कॉज और इफेक्ट ना इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। कॉज जो है वो इफेक्ट जो है वो कॉज पे डिपेंडेंट है,
ठीक है, क्योंकि जैसा कॉज आएगा उसी के हिसाब से इफेक्ट आएगा, है ना, क्योंकि पहले कॉज से ही इफेक्ट आता है। समझ गए बात? तो बेसिकली कॉज विच इज बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड, इफेक्ट विच इज द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन। गॉट माई पॉइंट? अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यार इसको ना बिल्कुल शांत दिमाग से सुनना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यार देखो, कॉज वो हुआ जो कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इफेक्ट वो हुआ जो हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब जो कि हमारा हुआ कॉज, वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा ना कि उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसी मैनिपुलेशन के हिसाब से हम अपने इफेक्ट को भी पढ़ेंगे जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये याद रखना, जब हमारे पास कॉज होता है ना, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास इफेक्ट होता है ना, उसको हम मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यही फ़र्क है बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब हमने इसको एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं, उसकी डेफिनेशन समझते हैं, और समझते हैं कि वर्क कैसे करता है इन वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड, और इट्स स्ट्रेंथ वेरीड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है ए, और वेरिएबल ए को ना हम ऐसे कर सकते हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, या फिर ना वो एकदम मिडिल में हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हमने उसको, हमें अब ना इफेक्ट समझना है, इफेक्ट हमें मेजर करना है। तो अब हमने अगर उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल पे कर दिया, तो जो हमारे पास इफेक्ट हुआ ना, जो बिहेवियर हमारे पास आया, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर जो मीडियम में आया, तो हमें एक नॉट सो पॉजिटिव, नॉट सो वायलेंट, हमें एक बीच का रिजल्ट मिलेगा, मॉडरेट रिजल्ट मिलेगा बेसिकली। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको एकदम ऐसे लो पावर पे कर दिया, तो हमें एक जो इफेक्ट है, जो बिहेवियर है, वो निकल के आया बिल्कुल पॉजिटिव, और जैसा कि एक पर्सन को बिहेव करना चाहिए उस सिचुएशन में। ठीक है, समझ गए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का? तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है भाई, हमने जो मैनिपुलेशन है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ करी, लेकिन जो इफेक्ट दिखकर आया हमने वेरिएबल ए का जब एग्जांपल लिया, तब भी देखा कि कैसे उसका इफेक्ट आया हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, द डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट है फॉर इट्स चेंज ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर चेंज नहीं आया, अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वेरिएबल तो हुआ ही नहीं। सुलझ गई गुत्थी? इसी बात पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हें बताना है सेंटेंस में से कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैन स्ट्रेस लेवल ऑफ अ पर्सन अफेक्ट हिज और हर टेस्ट परफॉर्मेंस? अब चलो तुम्हें एक हिंट देती हूँ, स्ट्रेस लेवल और टेस्ट परफॉर्मेंस में से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताओगे तुम। अब हम बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की। एक्सट्रेनियस वेरिएबल या फिर हम इसे रिलेवेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना ये थोड़ा सा डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम सानिया मिर्ज़ा की एक टेस्ट में परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि वो कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से वो थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म कर देती है। ठीक है, तो अब यार इसका मतलब ये थोड़ा है कि सानिया मिर्ज़ा अच्छी प्लेयर नहीं है, या फिर वो अच्छा नहीं करती। वो अच्छा करती है, लेकिन
इस बार थोड़ी सी गर्मी थी, इस वजह से वो इतना अच्छा नहीं कर पाई जितना वो हर बार करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया है हमारा एक रिलेवेंट या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये जो इसके इफेक्ट्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर रिसर्चर्स, एक्सपेरिमेंटर्स इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यार अब यार देखो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एक्सपेरिमेंट में ना हमें कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना होता है। एंड जब हम उसमें ये रिलेवेंट वेरिएबल वाला विलन भी घुसा देंगे तो हमारा जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से जो चेंज आया है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इस वजह से ना हम ये जो इफेक्ट है ये इग्नोर कर देते हैं। और एक और चीज़ तुम नोटिस करो यहाँ पर कि अगर सानिया मिर्ज़ा का गेम ले लो, ठीक है, तो यार उसमें हर बार तो गर्मी नहीं होगी ना, हो सकता है कई बार कोई और भी वजह हो सकता है, उसको स्ट्रेस हो, इस वजह से वो ना खेल पा रही हो ढंग से, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से हम ये जो सारे इफेक्ट्स हैं इनको हम इग्नोर कर देते हैं वाइल वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। Experiments generally involve one or more experimental groups and one or more control groups। मतलब हर एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप भी होता ही है, इक्वल नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उतने कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप इज अ कंपैरिजन ग्रुप। मतलब हम एक जगह पर तो हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं सारी, और कंट्रोल ग्रुप में हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, वो हम ग्रुप रख रहे हैं टू कंपेयर, है ना, क्योंकि आपको कंपैरिजन भी चाहिए होता है ना। और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल नहीं होता। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं, तुमने इसको एक बार पढ़ भी लेना, बट मैं तुम्हें एक बार समझा भी देती हूँ। लटाने और डार्ले ने 1970 में ये स्टडी करी। अब यहाँ पर ना उन्होंने हर कमरे में स्मोक घुसाई, ठीक है, और उस स्मोक में एक रूम में सिर्फ एक बंदा प्रेजेंट था और दूसरे रूम में 2 बंदे प्रेजेंट थे जिनको पता था कि जब स्मोक घुसेगी तो क्या करना है, और उसके साथ उन्होंने एक और बंदे को भेज दिया। और जो तीसरा ग्रुप था उसमें 2 लोग थे ऑलरेडी प्रेजेंट, उसमें उन लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है जब स्मोक उनके कमरे में घुस रही हो, ठीक है, और वहाँ पर भी उन्होंने एक बंदे को भेज दिया। तो अब उनको क्या देखना था कि कितने लोग स्मोक को रिपोर्ट करते हैं। तो जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, जब स्मोक वोक डाली उन्होंने, उसके बाद देखने में आया जहाँ पर सिर्फ एक बंदा था वहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपोर्टिंग्स हुई, जिनके साथ लोग थे उनके वहाँ पर कम रिपोर्टिंग्स आई, ठीक है। अब तुम एक बात ये चीज़ देखोगे कि वहाँ पर हमने सिर्फ एक बंदे को डाला, वहाँ पर हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी, कोई एक्स्ट्रा बंदे नहीं डाले, उनको कुछ सिखाया समझाया नहीं, है ना। तो ये हुआ, ये हमारा एक कंट्रोल ग्रुप था जिससे हमने बाकी सारे रिपोर्टिंग्स कंपेयर करी। मतलब सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग्स कहाँ से थी? जहाँ पर बंदा अकेला था, और उसी से हमने कंपेयर करा बाकी के 2 ग्रुप्स को जहाँ पर लोग थे, और दूसरे ग्रुप में जहाँ पर लोग थे और उन्हें पता था कि जब स्मोक घुसेगी तो क्या करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और अलग कॉन्सेप्ट पर। ऑल रिलेवेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम हर एक एक्सट्रेनियस या फिर रिलेवेंट वेरिएबल के बारे में जानेंगे, ठीक है। 3 मेजर टाइप्स के हमारे पास ये रिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, जिसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, पर्सनालिटी, ठीक है। दूसरा सिचुएशनल और एनवायरमेंटल, ठीक है। तीसरा होता है सीक्वेंस वेरिएबल। सीक्वेंस वेरिएबल क्या होता है? जहां पर पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज टू मेनी कंडीशन, ठीक है, कि अगर आपको एक बंदे को टेस्ट करना है ए सिचुएशन में और उसी बंदे को टेस्ट करना है बी सिचुएशन में भी, सी में भी, डी में भी, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस में, तो यार वो बंदा थक जाएगा। उसको ज़्यादा सिचुएशंस में डालने से उसकी जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। उसको एक्सपेरिमेंटल फटीग हो जाएगा, या फिर उसको हम प्रैक्टिस इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है।
अब ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, यार अगर एक बंदा स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी में है, तो उसका उस स्टडी में या फिर जिस एक्सपेरिमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका डिफरेंस आ जाएगा कि मतलब वो एक नॉर्मल मेंटल स्टेट में कुछ अलग परफॉर्म करेगा एंड व्हेन ही स्ट्रेस्ड वो अलग परफॉर्म करेगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। सिचुएशनल और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है कि उसको गर्मी लग सकती है, उसको सर्दी लग सकती है ना, ऐसी सी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अब इनको कुछ काउंटर करने के हमारे लिए कुछ स्टेप्स क्या हैं कि जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड सेटिंग में, कंट्रोल्ड कंडीशन में करें, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करें, या फिर हम जो हमारा सीक्वेंस वेरिएबल वाली प्रॉब्लम है उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो सारे इजी टास्क हैं वो हम पहले करवा रहे हैं और लास्ट में हम उन्हें टफ टास्क करवाएं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं बेसिकली टास्क्स का, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये कुछ हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं जिससे हम इस रिलेवेंट वेरिएबल का जो इन्फ्लुएंस है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस में एक कंट्रोल लैबोरेटरी सिचुएशंस में होते हैं। ठीक है, और वो जो सिचुएशन है वो हम अपनी रियलिटी में, जिस रियलिटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी जो वैलिडिटी है मतलब उसकी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाती है कि मतलब आप कंट्रोल सेटिंग में तो वो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आया, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वही आया, लेकिन जब आप इसको बाहर रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हो तो मे बी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। और एक और लिमिटेशन जो है हमारी वो ये है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज फीजिबल। अरे भाई इतना सारा अगर उन्हें सिचुएशन क्रिएट करनी है, इट नीड्स मनी, राइट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, तो उससे काफ़ी हद तक वो फीजिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है और उसकी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी भी हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल सेटिंग में तो बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट बाहर जाके इट माइट नॉट वर्क दैट नाइसली। जो आपने थ्योरी डिराइव करी है थ्रू योर एक्सपेरिमेंट दैट माइट बी ओके इन दिस कंट्रोल सेटिंग, बट जब तुम बाहर जाके एक रियल लाइफ सिचुएशन में से अप्लाई कर रहे हो दैट माइट नॉट बी ट्रू, दैट माइट कम एज फॉल्स, दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल, है ना। अब हम बात करते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स की। देखो यार, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि ना मैनिपुलेट नहीं हो सकते लैबोरेटरी सेटिंग्स में। अब जैसे कि इसमें हम एग्जांपल दे रखा है, अगर आपको पढ़ना है द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, बट यू कैन नॉट क्रिएट द सिचुएशन आर्टिफिशियली, नहीं कर सकते, ये किसी भी हाल में नहीं कर सकते तुम। तो इस केसेस में ना जो रिसर्चर है वो अडॉप्ट करता है मेथड ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम सिलेक्ट करते हैं रैदर देन मैन्युपुलेटिंग इट और रैदर देन वेरिंग इट। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लॉस ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी फ्रॉम एन इलनेस, इट कैन बी फ्रॉम अर्थक्वेक और इट कैन बी फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, है ना। तो अब इस केसेस में तुम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो ये सिचुएशन है, अब देखो अगर कोई इलनेस से किसी की डेथ हुई है तो वो इलनेस से ही होगी ना, इट कैन नॉट बी एनी अदर फैक्टर। तो यहाँ पर जो कॉज है उसको हम मैन्युपुलेट नहीं करते, सिलेक्ट करते हैं कि कॉज क्या है। अच्छा, अगर हम इस कॉज के बारे में स्टडी करेंगे तो उसका फिर इफेक्ट ऐसा आएगा, उसका हम इफेक्ट स्टडी करेंगे, उन बच्चों को स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो अब इस केस में हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ भी हम मैन्युपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो हमने सिलेक्ट करा है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो पीपल नाउ विल टॉक अबाउट कोरिलेशनल रिसर्च। यार इसमें क्या होता है पता है, हम साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ऐसा क्यों करते हैं हम, फॉर प्रिडिक्शन पर्पसेस। ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है फॉर 1 मार्कर। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम वेरिएबल का मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर आया हम ये पढ़ते हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं समझ में आया कि दोनों के एक इंटरडिपेंडेंटनेस है। ये इंटरडिपेंडेंटनेस क्यों है और जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली क्या है। अगर हमें डिफाइन करना हो इन जनरल कि
किसी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से किन टर्म्स में हो सकता है रिलेशन, तो वो हम समझेंगे थ्रू कोरिलेशनल रिसर्च. The trends and direction of the relationship between the two variables is represented by number known as correlational coefficient. ठीक है, correlational coefficient कहते हैं, ये भी आ सकता है fill in the blanks में for 1 marker. ठीक है, अब जो ये correlational coefficient होती है इसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम +1 0 to -1. ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन को. इसको समझेंगे डिटेल में होता क्या है. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं x, एक वेरिएबल लेते हैं y. ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स दैट एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x increases the value of y also increases. Similarly, जब y की वैल्यू नीचे जाती है x की भी नीचे जाती है, जब x की ऊपर जाती है y की भी ऊपर जाती है. मतलब कि ये है पॉजिटिव कोरिलेशन में सब कुछ प्रोपोर्शनल है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रोपोर्शनल. अब हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की. ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन में होता क्या है कि अगर x की वैल्यू नीचे जा रही है y की भी वैल्यू नीचे जाएगी. सॉरी, माय बैड. अगर नेगेटिव कोरिलेशन में x की वैल्यू नीचे जा रही है तो y की वैल्यू ऊपर जाती है, और y की वैल्यू ऊपर जा रही है तो x की वैल्यू नीचे जाएगी. ठीक है, अब तुमने समझ लिया पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है. लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल. तो पॉजिटिव कोरिलेशन से स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव कोरिलेशन ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग एज अ टीम, या फिर एग्जाम्पल तुम एक फुटबॉल मैच में जा रहे हो. ठीक है, तो अगर तुम्हारे मतलब तुम दोनों एक बेस्ट फ्रेंड का पेयर है उस बास्केटबॉल उस फुटबॉल मैच की टीम में, तो अब अगर तुम अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का देखोगे कि अगर बेस्ट फ्रेंड ए की परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी तो बेस्ट फ्रेंड बी की परफॉर्मेंस भी ऊपर जाएगी, क्योंकि मतलब टीम को फ़ायदा हो रहा है. या फिर तुम अगर ऐसे देख लो कि अगर एक टीम में से एक बंदा अच्छा खेल रहा है तो उस टीम का पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, और अगर एक बंदा उस टीम में से बुरा खेल रहा है, उसने फाउल करवा दिया, तो उस टीम के भी पॉइंट्स नीचे जाएंगे. अब हम अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, नेगेटिव कोरिलेशन क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यूर इन अ कंपटीशन. ठीक है, आप कोई कंपटीशन में जा रहे हो, एक डिबेट कंपटीशन है या डिक्लेमेशन कंपटीशन है. आपके सामने वाले बंदे ने आपसे अच्छा बोला, उसका जो स्पीच थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो आपकी जो जीतने के चांसेस हैं या फिर आपके स्पीच के अच्छे होने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, अगर कोई एक बंदा जीत रहा है तो मेरे जीतने के एग्जाम्पल्स कम हो जाएंगे, जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीरो कोरिलेशन की. समझ ही गए होगे यार, जब कोई रिलेशन नहीं होता बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि जीरो कोरिलेशन मिल जाए बिटवीन टू वेरिएबल्स. जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है भाई. ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई हम जीरो कोरिलेशन की बात करते हैं तो जीरो कोरिलेशन में ना कुछ वैल्यूज हमारे पास ऐसे निकल के आती है, जैसे 0.02 या फिर 0.03. तो बेसिकली इट इज़ नॉट ज़ीरो बट इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो. Okay people, so with this we've come to an end for this session. I hope you liked the video, and in case if you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel पढ़ाई की टंकी. और guys, आपके लिए बाकी सिलेबस की वीडियोस भी ऑन द वे हैं, आ रही हैं, आ भी जाएंगी, एक दिन ज़रूर आएंगी. लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स. और हाँ, बाय बाय.